हमेशा की तरह आज भी मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से विनम्र विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा रहता था जिसकी 1600 रानियाँ थी, पर उनसे उसका बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत ही सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसकी भी 1600 रानियाँ थी और एक बेटी थी। उसकी बेटी भी राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी कि इस राजा की। जिस राजा के लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर, अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा बहुत सारे मामलों में तोते की सलाह लेता था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उससे सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। राजा ने तोते को जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वे अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैरों में बांध दे। तो राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। तोता एक पड़ोसी देश में पहुंच गया जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह तोता उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तो वह, तुम्हें यहाँ घुसना नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ घुसे तो तुम अंधे हो जाओगे। तो तोता पेड़ के पास ही, जड़ के पास एक टहनी थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का था वो इंतज़ार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वे कहाँ जा रहा है। मैना ने तोते को बताया कि वह उससे राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। इस राजा की भी 1600 रानियां थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वे राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। तोता और मैना राजकुमारी के देश गए। वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया और राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता है, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने तोता और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से बहुत जलते थे, इसीलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ कुछ पता चल गया था, तो वह ऊपर की खिड़की से उड़ गई। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे बारे में गलत सुनकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मार दें, हम यहाँ से भाग चलें। और वे दोनों वहाँ से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको पा ना सके, तो अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि उन तोता और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसीलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतज़ार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वह महल वापस आए और उन्होंने राजा से पूछा कि आप हमको क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं, आपके नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की थी। हम दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। दोनों राजाओं की 1600 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की बेटी है,
और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग अपने राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। तो वैसा पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उसे तोते पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर दोनों का एक सापन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। राजा ने तस्वीर लेकर अपने शाही जनान खाने में भेज दी और अपनी 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वे अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह अपने साथ वो तस्वीर हमेशा लिए रखती थी। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमारी को राजकुमार बहुत पसंद है। अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं रही थी। जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार के मनपसंद की लड़की मिल गई है और वह 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ पर आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार चीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नए और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। बहुत सारे तरह तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठे किए गए। हर चीज़ को याद करके इकट्ठा किया गया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारी में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और मर गया। परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय में वहाँ से चलना उसको अपने पिता का अपमान करना दिखता था। तो उसने कुछ समय तक इंतज़ार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, वे वहाँ से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी का देश कोई बहुत दूर नहीं था, तो वे जल्दी ही वहाँ पहुँच गए। राजकुमार ने अपना डेरा महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ उसका तोता मर गया। उस वफादार तोते को वहाँ के माली ने मार डाला, क्योंकि वे कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ दिन बाद ही सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उस रास्ते से गुजरी जिस रास्ते में वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नज़र डाली तो वहाँ राजकुमार को देखा, तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उस राजकुमारी के पास थी। उस समय तो राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले सिपाहियों को वापस महल भेज दिया। राजकुमार को अपना प्रेमी मिल गया था। उस समय से राजकुमारी को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानियों से कहा कि वह राजकुमार से कहें कि वह अगर वह
खाना ना खाएं तो उसमें अपनी उंगली घुसा दें। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उस राजकुमार ने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उस नौकरानी को देखकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में भी राजकुमार से मिलने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और अशर्फियों से भरा हुआ एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां वह राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे शादी की इजाज़त कभी नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो दोनों घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी। अब वो इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उन दोनों को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे में देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वे भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जहां वे जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वो उसके गले से वो रस्सी का फंदा निकाल देती तो वह फिर से राजकुमार बन जाता और वहीं रहता। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। अब वो बहुत दुखी रहने लगी। उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। कभी वे सोचती कि राजकुमार ने उसे छोड़ दिया है, कभी वे सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वे और ना सह सकी तो उसने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा ने उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ तो राजा ने उसको अपना कोतवाल रख लिया। राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता ना चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया था कि जिस घर में वे और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वहाँ उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो पर उसको यह पता ना चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ने लगी। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी है, जबकि वह तो आदमी के वेश में राजकुमारी थी। वे कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंटें दी। इन भेंटों में से एक कपड़ा भी था। जैसा जैसा वह कपड़ा था ऐसा कपड़ा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग दिया। एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजर रहा था जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और बनावट को देखकर दंग रह गया। घर आकर वे रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो गई तो उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा कर दे। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको सारा का सारा कपड़ा ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वे उसको वैसा ही कपड़ा और लाकर दे
जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा कि यह काम ज़रा मुश्किल है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधा जादूगरनी के घर गया और उसे ऐसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि अफसोस, वे इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूसरे देश चला गया है। उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वे अपने भाई को लिखे कि वे वैसा ही कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ वे गया है वहाँ के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहाँ उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इस तरह से जो कोई भी वहाँ जाता है तो शेर उसको खा जाते हैं। इस तरह से वहाँ कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में मैं कैसे किसी को भेज सकती हूँ ऐसे खतरे वाले काम के लिए? मैं वहाँ किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं वहाँ जाऊँगा और उससे कपड़े लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेंगे। जब तक कि मैं वे कपड़ा लेकर नहीं आता, मैं तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं हूँ। इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूँगा और कपड़ा लेकर आऊँगा। जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यही हालात हैं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की ज़िंदगी बंधी हुई है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको बहुत प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ। अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहाँ के शेर अब आदमियों को नहीं खा पाएंगे। जो भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह ही सोचा था कि यह तो कोतवाल है। उसने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल तो राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी, जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए और राजा से जाने की इजाज़त मांगी और अपने काम पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे ही कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहाँ और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ साल गुजरे, राजा मर गया। अब वे कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था, तो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह आकर इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने उन सब की जांच की, उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना उसको पहचाना। फिर उसने अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे लोग पूरे राज्य में जाकर देखें कि किसने उसके हुक्म को नहीं माना। सिपाही जब जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी ने उसकी जादू रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। सिपाही भैंसे की रस्सी पकड़कर जादूगरनी से उस भैंसे को दूर ले गए। जब राजा ने देखा कि उसके सिपाही किसी और भैंसे को पकड़कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे आई कि अचानक ही उस भैंसे ने जो रस्सी छुटा ली और रस्सी टूट गई। तो उसकी रस्सी टूटने के साथ ही उसकी जगह पर एक सुंदर राजकुमार खड़ा था।
राजकुमारी बोली, यकीनन ये जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश में रहने का मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने राजकुमार को ढूंढना था। अब मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसीलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी माँ मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया और अब वो दोनों उस राजमहल में बड़ी हंसी खुशी से रहने लगे। और इस तरह से इस कहानी का बहुत ही सुखद अंत हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।